हेलो एवरीवन। तो लाइफ प्रोसेस से हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में आज हम स्टडी करेंगे कि एक्सक्रीशन होता क्या है। सो एक्सक्रीशन इज रिमूविंग ऑफ वेस्ट सब्सटेंसेस फ्रॉम द बॉडी। जब हम बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव करते हैं उसी प्रोसेस को हम एक्सक्रीशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्रीशन इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच metabolic waste products formed inside the body are removed to maintain a stable internal environment homeostasis। क्या है एक्सक्रीशन? ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी में जो केमिकल रिएक्शन से, मेटाबॉलिक प्रोसेसेस से जो वेस्ट जनरेट हुआ है, उस वेस्ट सब्सटेंसेस को, उन वेस्ट प्रोडक्ट्स को हम अपनी बॉडी से रिमूव करते हैं ताकि हमारी बॉडी में एक स्टेबल एनवायरनमेंट बन सके। ठीक है, वाई इज एक्सक्रीशन नेसेसरी? क्यों है ये एक्सक्रीशन ज़रूरी? हमें क्यों करना है एक्सक्रीट? ये जो वेस्ट सब्सटेंसेस बने ये बॉडी में नहीं रह सकते, तो जो एक्सक्रीशन है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये हमारी बॉडी को हार्म करते हैं, उन्हीं सेल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। इसीलिए ये जो एक्सक्रीशन की प्रोसेस है, यानी कि जो हमारी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंसेस बने उनको रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ प्रोड्यूस टॉक्सिक वेट्स। ये जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती है, जो केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में अकर होती हैं, इनसे क्या होता है, टॉक्सिक वेस्ट बनता है। ठीक है, अमोनिया, यूरिया, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ सॉल्ट, इस तरीके के कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बनते हैं जब केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं। और ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं ये हमारी सेल्स को और ऑर्गन्स को डैमेज करते हैं। इसीलिए एक्सक्रीशन ज़रूरी है ताकि ये हमारी सेल्स को, ऑर्गन्स को डैमेज ना करें और हम इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को बॉडी से रिमूव कर दें, है ना। अगर बॉडी में रहेंगे नहीं तो सेल और ऑर्गन्स को डैमेज कैसे करेंगे? ठीक है, तो एक्सक्रीशन हमारी हेल्प करती है वाटर और सॉल्ट को बैलेंस करने में, ब्लड में पीएच के लेवल को रेगुलेट करती है और प्लस टॉक्सिसिटी से हमें प्रिवेंट करती है। सो नेक्स्ट टॉपिक है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि ह्यूमन बींग्स कैसे एक्सक्रीट करते हैं। हमारे पास जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है वो होता है किडनी, और ये जो किडनी है, ये जो पूरा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, उसमें हमारे पास 4 ऑर्गन्स आते हैं: किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। ठीक है, अगर मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन पूछते हैं तो हमारा क्या होता है? किडनी। और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसमें कौन कौन आते हैं? किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा। ठीक है, हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। ठीक है, जो हमारे पास मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, वो हमारे पास कितनी होती हैं? 2 किडनीज होती हैं। इनका काम क्या होता है? ये ब्लड को फिल्टर करती हैं, ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करते हैं। ठीक है, ये होता है हमारे किडनी का फंक्शन। और जो किडनी की शेप है वो कैसी होती है? वो बीन शेप होती है। नेक्स्ट, अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑर्गन्स की बात करें तो उसमें हमारे पास कौन कौन आते हैं? किडनीज। ये आप देख सकते हो यहाँ पर, जो आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो प्रॉपर आपको शो किया है डायग्राम में। तो हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। ठीक है, फिर इन्हीं किडनीज के साथ यूरेटर्स अटैच होते हैं, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो आप। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमारे पास 2 किडनीज होती हैं, ये आपको डायग्राम में दिख रही होंगी बीन शेप की, है ना। इन दोनों किडनी से एक एक यूरेटर अटैच होता है। ठीक है, एक जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपको दिख रही है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर क्या है? यूरेटर है। ठीक है, ये दोनों किडनीज के साथ एक एक यूरेटर अटैच होती है, और ये दोनों यूरेटर फिर जाके किस में कंबाइन होती है? यूरिनरी ब्लैडर में। ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर यूरेथ्रा। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज ऑर्गन फंक्शंस। अब किडनी का काम क्या होता है? वो ब्लड को फिल्टर करता है और बॉडी से रिमूव करता है वेस्ट को। ठीक है, यूरेटर का काम क्या होता है? ये यूरिन को कैरी करता है। किडनी ने जो ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म किया, उस यूरिन को कैरी कौन करेगा? यूरेटर कैरी करेगा। ठीक है, और कहाँ तक लेके जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाएगा। किडनी से यूरेटर ने यूरिन लिया और उसको कहाँ लेके जाएगा? यूरिनरी ब्लैडर तक। यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या है? ये एक पाउच होता है जिसमें यूरिन स्टोर होता है। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए टेम्पररी
यूरिन इसमें स्टोर रहता है। फिर यूरिथ्रा की हेल्प से यूरिन को बॉडी से बाहर एक्सपेल कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। ये डायग्राम आपको यहाँ पे शो किया है एक्सक्रीटरी सिस्टम का। यहाँ पर आपको क्या क्या दिख रहा है? 2 किडनीज दिख रही हैं। ठीक है, इन 2 किडनीज के साथ एक वेना कावा और एक एओर्टा जो है वो अटैच है ना। एओर्टा कौन सी है? जो रेड वाला ट्यूब है, और जो ब्लू वाला ट्यूब है वो है वेना कावा। ये जो वेना कावा है और जो एओर्टा है, ये दोनों किडनीज के साथ अटैच हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसे कि वेना कावा जो है एक लेफ्ट किडनी से अटैच है एक साइड, और एक राइट किडनी से अटैच है। सेम एज इट इज जो एओर्टा है वो भी एक लेफ्ट किडनी से अटैच है और एक राइट किडनी से अटैच है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो एओर्टा है, एओर्टा और जो लेफ्ट किडनी है, एओर्टा और जो लेफ्ट किडनी है, इसको जो अटैच कर रही है ट्यूब, उसको हम बोलते हैं लेफ्ट रेनल आर्टरी। ठीक है, और जो ये ब्लू वाली ट्यूब आपको दिख रही है, जो वेना कावा और लेफ्ट किडनी को अटैच कर रही है, उसे हम बोलते हैं लेफ्ट रेनल वेन। नेक्स्ट, ये जो रेनल आर्टरी है, ये क्या करती है? ये किडनी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है। ठीक है, और ये जो वेना कावा है, ये क्या करेगी? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी किडनी से। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एओर्टा के थ्रू किडनीज में आएगा, और किडनीज में आके किडनी क्या करेगी? उस ब्लड को फिल्टर करेगी, यूरिन फॉर्म करेगी। जो यूरिन है वो यूरेटर में आगे पास ऑन हो जाएगा, और जो ब्लड है जो फिल्टर हो चुका है, साफ हो गया ब्लड, उसको वेना कावा क्या करेगी? वो लेकर जाएगी। ठीक है, अब यूरेटर यूरिन को लेके जा रही है, उसके बाद वो उसको कहाँ दे देगी? यूरिनरी ब्लैडर में दे देगी, और फिर वो यूरिथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट, अब किडनी के अंदर भी कुछ सब्सटेंसेस होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन्स। अब ये नेफ्रॉन्स क्या हैं? किडनी में जो ब्लड को फिल्टर करने का काम कर रहे हैं, है ना, वो स्ट्रक्चर्स, उनको हम क्या कहते हैं? नेफ्रॉन्स कहते हैं। यानी कि ये वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है जो क्या करेंगे? जो ब्लड को फिल्टर करने का काम करेंगे। यानी कि किडनी के अंदर ये नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये करते हैं ब्लड को फिल्टर। ठीक है, एक किडनी में बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं। कितने? 1 से लेके 1.5 मिलियन नेफ्रॉन्स तक हमारे एक किडनी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इतने नेफ्रॉन्स होते हैं, और इन्हीं नेफ्रॉन्स का काम है ब्लड को फिल्टर करने का और यूरिन को फॉर्म करने का। ठीक है, तो क्या होता है नेफ्रॉन? जान लेते हैं। अ नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी. Each human kidney contains about 1 to 1.5 million nephrons. That means जो structural and functional unit of kidney है वो कौन है? नेफ्रॉन है। ठीक है, और एक किडनी में कितने नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 1 to 1.5 मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। A nephron is a microscopic filtration unit of the kidney that filters blood and forms urine. That means जो नेफ्रॉन है वो क्या है? ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बहुत मतलब बहुत छोटे, हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। ठीक है, ये किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या है? फिल्ट्रेशन यूनिट है, माइक्रोस्कोपिक फिल्ट्रेशन यूनिट है, यानी कि बहुत छोटी हैं ये यूनिट्स, और इनका काम है ब्लड को फिल्टर करने का और यूरिन को फॉर्म करने का। एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर होता कैसा है और उसमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं? ऐसा कुछ आपका नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, और नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में 2 पार्ट्स होते हैं। एक तो होती है रेनल कॉर्पिकल्स, और एक होते हैं रेनल ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं रेनल कॉर्पिकल्स से। रेनल कॉर्पिकल्स में 2 थिंग्स आती हैं, एक होता है ग्लोमेरुल्स और एक बोमन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुल्स क्या होता है? अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. ब्लड एंटर्स अंडर हाई प्रेशर साइट ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन. सो व्हाट इज ग्लोमेरुल्स? अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज. दैट मीन्स ये एक नेटवर्क है, एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर है, वेब जैसा स्ट्रक्चर है, जो कैपिलरीज से बना हुआ है। ठीक है,
इसमें जो ब्लड एंटर करता है वो बहुत हाई प्रेशर का ब्लड एंटर करता है, और यही ग्लोमेरुल्स जो है वो साइट है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन की। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में अभी जस्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ इस स्ट्रक्चर से भी देख सकते हो, ये देखो, ये जो आपको ये बॉल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, वेब जैसा, ये कैपिलरीज से बना हुआ है, और इसी बॉल जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुल्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ग्लोमेरुल्स है, इसको जो होल्ड करके रखता है उसे हम कहते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना आपको, इस कप जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। ये बोमन्स कैप्सूल क्या करता है, इस ग्लोमेरुल को होल्ड करके रखता है। कप जैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और इसका काम क्या होता है, जो ग्लोमेरुल्स ने फिल्टर किया ब्लड को, है ना, उस फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने का काम होता है बोमन्स कैप्सूल का, ठीक है। नेक्स्ट इज रेनल ट्यूब्यूल। अब जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसमें हमने कॉर्पिकल्स के बारे में पढ़ लिया, अब नेक्स्ट है रेनल ट्यूब्यूल्स। अब ये जो ट्यूब्यूल्स है, ये 4 टाइप्स की ट्यूब्यूल्स नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती हैं। एक होती है पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये जो ट्यूब्यूल है इसका काम क्या है, इसका काम है रीएब्जॉर्ब करने का, रीएब्जॉर्प्शन का काम है। अब ये रीएब्जॉर्ब क्या क्या करती है, कौन कौन से सब्सटेंसेस को रीएब्जॉर्ब करती है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, सॉल्ट और वाटर, इन सभी को ये क्या करती है, रीएब्जॉर्ब करती है। अगर मतलब कुछ भी सब्सटेंस ऐसा है जो दोबारा यूज़ किया जा सकता है, तो उसको ये क्या कर लेती है, रीएब्जॉर्ब कर लेती है। जो मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन है वो यहीं पर होता है, मतलब जो प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, पीसीटी है, इसका काम ही रीएब्जॉर्प्शन का है, और ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन कर लेती है। मतलब ब्लड के साथ जब यूरिन को फिल्टर करते वक्त उसमें अगर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर आ गया है, तो अगर उसमें से कुछ भी रीएब्जॉर्ब करना है तो वो यहीं पर हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है लूप ऑफ हेनल। ये एक यू शेप ट्यूब होती है, ठीक है, यू शेप ट्यूब होती है। इसका काम क्या है, ये यूरिन की कंसंट्रेशन को मेंटेन करती है, ठीक है। हेल्प्स इन वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, वाटर और सॉल्ट बैलेंस करने में हेल्प करती है। यहाँ पे आप इस चीज़ को डायग्राम के थ्रू देख सकते हो, जैसे कि आपको ये ग्लोमेरुल्स और बोमन कैप्सूल तो क्लियर हो गया, ये आपका ग्लोमेरुल्स है और ये बोमन्स कैप्सूल है, ठीक है। इसके अलावा ये आपको ये लूप ऑफ हेनल भी दिख रहा होगा आराम से, लूप ऑफ हेनल जो यू शेप की ये ट्यूब दिख रही है। लेकिन आपको ये जो ट्यूबुलर पार्ट है इसमें आपको पीसीटी और डीसीटी जो है वो क्लियर नहीं हो रही होगी। अब इसी डायग्राम को, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को यहाँ पर आपको ओपन करके दिखाया है कि आप इसको अच्छे से ऑब्जर्व कर सको और क्लियरली आपको सारी चीज़ें विजिबल हो सके। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कैपिलरीज का स्ट्रक्चर है ना, कैपिलरीज का ये जो नेटवर्क है, ये क्या है, ये है ग्लोमेरुल्स। अब ये जो ग्लोमेरुल्स है इसको किसने होल्ड किया हुआ है, ये जो कप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल, ठीक है। अब ये आगे पास ऑन हो रहा है, ये जो बोमन्स कैप्सूल है आगे ये जो जा रहा है, ये जो आपको टर्न्स दिख रहे हैं ना, ये इस तरीके से टर्न्स हैं, इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। ये यू ट्यूब है, यानी कि लूप ऑफ हेनल है, यू शेप की ये जो ट्यूब दिख रही है आपको, इस यू शेप की ट्यूब को ही लूप ऑफ हेनल बोलते हैं। और इससे पहले जो आपको ये ट्यूब दिख रही है इसको प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। यू शेप के बाद जो आपको ट्यूब दिख रही है, ये जो टर्न्स दिख रहे हैं, इसको डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो यू शेप है, ये जो लूप ऑफ हेनल है, इसके लेफ्ट साइड में जो ट्यूब है इसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और जो राइट साइड में है इसको बोलते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी ये कलेक्टिंग डक्ट आ जाती है, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद, डीसीटी के बाद आ जाती है कलेक्टिंग डक्ट। अब इन सब के फंक्शंस क्या हैं, तो अब इन सब के फंक्शन क्या है, ग्लोमेरुल्स का फंक्शन क्या है, अभी जस्ट हमने पढ़ा था। तो क्या होता है ग्लोमेरुल्स का फंक्शन, कि ये ब्लड को फिल्टर करता है और ब्लड को फिल्टर करके यूरिन फॉर्म करता है, ठीक है। अब जो ये इसमें ब्लड आता है वो बहुत हाई प्रेशर का आता है, ठीक है। उसी ब्लड को ये क्या कर देता है, फिल्टर कर देता है और फिर यूरिन फॉर्म करता है। नेक्स्ट इसके बाद जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुल्स ने जो सब्सटेंस फिल्ट्रेट किया, जो ब्लड फिल्ट्रेट किया है, वो आगे कौन कैरी करता है, उसको बोमन कैप्सूल कैरी करता है, ठीक है।
फिर बोमन कैप्सूल से वो आगे कहाँ पास ऑन हो जाता है, वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाता है, इसमें चला जाता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। अब यहाँ जाके वहां पर रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में रीएब्जॉर्प्शन का काम होता है। तो जितना भी ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स हैं, सॉल्ट्स हैं, वाटर है, वो यहाँ पर ऑस्मोसिस प्रोसेस से क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा। जितना भी सब्सटेंसेस रीएब्जॉर्ब करने होंगे वो यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फिर प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के बाद वो आगे फिल्ट्रेट कहाँ मूव करेगा, वो मूव करेगा ये यू शेप की जो ट्यूब दिख रही है, यानी कि लूप ऑफ हेनल में। लूप ऑफ हेनल में क्या होगा, यहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन किस चीज का रीअब्जॉर्प्शन होगा लूप ऑफ हेनल में, सिर्फ और सिर्फ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होगा ऑस्मोसिस से। ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट और वाटर का कहाँ पर हो गया, वो हो गया आपका पीसीटी में, ठीक है। वहां पे मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन हो गया, उसके बाद भी कुछ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होना है, तो वो आपका रीअब्जॉर्प्शन कहाँ पर होगा, लूप ऑफ हेनल में। आगे फिर फिल्ट्रेट आगे कहाँ जाएगा, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ये जो आपको डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल दिख रही है इसमें पास ऑन होगा। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या होगा, जितने भी सॉल्ट्स हैं, अगर कुछ सॉल्ट अभी भी फिल्ट्रेट में रह गए हैं तो वो सॉल्ट्स जो हैं उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट से उनको रीएब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। उसके बाद अब जो फिल्ट्रेट है वो आगे कहाँ मूव करेगा, डीसीटी के बाद जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। ये जो कलेक्टिंग डक्ट है इसमें मूव करेगा। अब यहाँ पे इस कलेक्टिंग डक्ट में भी क्या होगा, अगर अभी भी कुछ वाटर रह गया है थोड़ा, तो उसको अभी भी थोड़ा सा रीअब्जॉर्प्शन कर लिया जाएगा ऑस्मोसिस से, ठीक है। और उसके बाद फिर कलेक्टिंग डक्ट के बाद जो वेस्ट है वो बॉडी से बाहर आ जाएगा। अब जो यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट में से जो बाहर आएगा सब्सटेंसेस, वो क्या रह जाएगा, सिर्फ मेटाबॉलिक वेस्ट रह जाएगा। और वो वेस्ट क्या क्या होगा, यूरिया, ठीक है, यूरिक एसिड, सेरोटोनिन, एक्सेस वाटर और सॉल्ट, ठीक है। तो ये सब बॉडी से रिमूव होगा फिर। तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में क्या क्या होता है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होती है ना, जो आयंस की सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हुई है सॉल्ट्स की, उनको सॉल्ट को रीएब्जॉर्ब किया जाता है। बहुत ही सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है यहाँ पर। प्लस इसके साथ साथ पीएच को रेगुलेट किया जाता है और सॉल्ट को बैलेंस किया जाता है। कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम मैनी नेफ्रॉन्स। बहुत सारी नेफ्रॉन्स जो हैं वो उसमें अपना फिल्ट्रेट, कलेक्टिंग डक्ट में अपना फिल्ट्रेट जो है वो ट्रांसफ़र कर देती हैं, ठीक है। यानी कि जो यूरिन है वो कलेक्टिंग डक्ट में आ जाता है सभी नेफ्रॉन से, और कलेक्टिंग डक्ट उस यूरिन को कैरी करती है रेनल पेल्विस तक। सो नेक्स्ट टॉपिक इज स्टेप्स ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यानी कि यूरिन कैसे फॉर्म होता है उसके बारे में अभी पढ़ेंगे। अभी तक हमने क्या पढ़ा, जो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है उसके बारे में हमने पढ़ा है ना। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टॉपिक यूरिन फॉर्मेशन, कि कैसे यूरिन फॉर्म होता है। तो बेसिक 3 स्टेप्स होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन को हम ग्लोमेरुल्स फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये ग्लोमेरुल्स में अकर होती है प्रोसेस, है ना। ग्लोमेरुल्स क्या था, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, और ग्लोमेरुल्स किसके अंदर होता है, बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है, ठीक है। अब हमने और क्या पढ़ा था कि जो ग्लोमेरुल्स है उसमें जो ब्लड आता है वो बहुत हाई प्रेशर से आता है, ठीक है। अब इतना हाई प्रेशर से ब्लड आ रहा होता है ना, तो उस ब्लड के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी आ जाती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती है, वेस्ट के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ जाती है, जैसे कि वाटर, यूरिया, सॉल्ट, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब फिल्टर आउट हो जाते हैं, ठीक है। ये सब ग्लोमेरुल्स में आ जाते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लड में फिर भी रह जाती हैं और वो ग्लोमेरुल्स में नहीं आती, मतलब वो उस फिल्टर उसको क्रॉस नहीं कर पाती ग्लोमेरुल्स को, ठीक है। तो वो है ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स, ठीक है। ये फिल्टर नहीं होते। ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स ब्लड में ही रहते हैं, ये फिल्टर नहीं होते।
ठीक है। अब जो ये फिल्टर फ्लूइड है इसको हम बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। अब नेक्स्ट स्टेप होता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन का। सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पर अकर होती है? मेनली ये आपकी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में अकर होती है, यानी कि पीसीटी में अकर होती है। और इसमें यूजफुल सब्सटेंसेस जो हैं, है ना, जितने भी यूजफुल सब्सटेंसेस हैं उनको रीअब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड में वापस से भेजा जाएगा, है ना। जो अभी ग्लोमेरुल्स में आ गए थे, जब ब्लड को फिल्टर किया जा रहा था तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ गई, कुछ ज़रूरी चीज़ें भी आ गई, है ना, यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ गए वेस्ट के साथ साथ, क्योंकि हाई प्रेशर का ब्लड था, है ना। तो इसीलिए अब उस फिल्ट्रेट को, उस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट को क्या किया जाएगा, उसका सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा पीसीटी में। और जो भी उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस है, जैसे कि ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, रिक्वायर्ड सॉल्ट्स, मोस्ट ऑफ वाटर, इन सबको दोबारा से एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड में वापस भेज देंगे कि भाई तुमने गलती से भेज दिया, इसको वापस ले जाओ, ठीक है। अब ये जो रीअब्जॉर्प्शन होती है ये कैसे होगी? ये एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट से होगी, ठीक है। किस लिए की जाएगी? ताकि जो यूजफुल मटेरियल है उनका ना लॉस हो जाए हमारी बॉडी से। अब ये जो ट्यूब्यूलर सेक्शन है, इसमें क्या होता है, जो थर्ड स्टेप है इसमें क्या होता है, ये बेसिकली अकर होता है डीसीटी में, यानी कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो भी वेस्ट है, जो आयन सेक्रेट हुए थे ब्लड से, है ना, उनको ये ट्यूब्यूल में भेज देता है, यानी कि आगे पास ऑन कर देता है, कलेक्टिंग डक्ट में भेज देता है आगे, ठीक है। जो भी आयन्स है, जैसे कि हाइड्रोजन आयन, पोटेशियम आयन, अमोनिया, इन सबको, वेस्ट को क्या कर देते हैं, आगे पास ऑन कर देते हैं। और क्या काम है कि ये पीएच को बैलेंस करता है, पीएच को मेंटेन करता है और आयंस को बैलेंस करता है, ठीक है। यहाँ पे आप इस फ्लो चार्ट से भी देख सकते हो कि कैसे कैसे जो है यूरिन की फॉर्मेशन हुई। पहले ब्लड जो है वो ब्लड किस में आया, ग्लोमेरुल्स में आया, ठीक है। ग्लोमेरुल्स के बाद उस ग्लोमेरुल्स के बाद क्या होता है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होती है, ग्लोमेरुल्स करेगा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्ट्रेट है ना, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, वो कहाँ जाएगा, बोमन्स कैप्सूल में जाएगा। बोमन्स कैप्सूल के बाद सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, कौन करेगा, पीसीटी करेगा, है ना। जो भी हाई प्रेशर के ब्लड के साथ साथ क्या आ गया, यूजफुल सब्सटेंसेस आ गए, उनको रीअब्जॉर्ब कर लेगा। उसके बाद फिर ट्यूब्यूलर सेक्शन सेक्रेशन होगी, यानी कि जो डीसीटी है, जितने भी आयंस जो ब्लड से आए, सेक्रेट हुए, जो वेस्ट है उसको आगे पास ऑन करेगा ट्यूब्यूल में, कलेक्टिंग डक्ट में आगे पास ऑन कर देगा। अब कलेक्टिंग डक्ट में क्या होगा, जो भी फिल्ट्रेट है, जो वेस्ट है, वो सब यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये रहे फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शन क्या है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, नाइट्रोजनस वेस्ट जो है यूरिया, उसको बॉडी से रिमूव करता है, मेंटेन करता है वाटर बैलेंस को, यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन करता है, सॉल्ट और आयनिक कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है, और ब्लड के पीएच को मेंटेन करता है। एक बार यूरिन फॉर्मेशन को हम इस डायग्राम से गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, ब्लड जो है वो ग्लोमेरुल्स में आया। ग्लोमेरुल्स में जो ब्लड आया है वो हाई प्रेशर का आया है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, यहाँ पर क्या होगा, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगी। ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन है, इसमें हाई प्रेशर का ब्लड जो है ग्लोमेरुल्स में आया है, और उसमें कुछ यूजफुल सब्सटेंसेस भी आ गए हैं, है ना, लेकिन ब्लड सेल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स वो नहीं आए हैं, ठीक है। तो जो यूजफुल सब्सटेंसेस है वो भी ग्लोमेरुल्स में आ गए हैं। अब ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, इसको आगे बोमन्स कैप्सूल को दे दिया जाता है, और बोमन्स कैप्सूल इस फिल्ट्रेट को कैरी करके पीसीटी के पास पहुंचा देता है। पीसीटी का काम क्या है, पीसीटी का काम है रीअब्जॉर्प्शन करना। तो जितना भी उसमें यूजफुल सब्सटेंसेस आए हैं, अमीनो एसिड्स, ग्लूकोज, सॉल्ट्स और वाटर, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। पीसीटी आगे पीसीटी आगे इसको लूप ऑफ हेनल को पास ऑन कर देगा, और लूप ऑफ हेनल क्या करेगा, जितना भी उसमें रीअब्जॉर्प्शन करना है वाटर का, वो लूप ऑफ हेनल कर लेगा। इसके आगे फिर इसको डीसीटी के पास पहुंचा दिया जाता है, फिल्ट्रेट को। अब डीसीटी का काम क्या है, जो भी डीसीटी जो है वो ट्यूब्यूलर सेक्रेशन करता है। दैट मीन्स कि जितना भी वेस्ट और आयंस ब्लड से ट्यूब्यूल के पास आए हैं, उसको ये आगे पास ऑन करेगा, ठीक है। साथ साथ ये कुछ सॉल्ट्स अगर दोबारा से रीअब्जॉर्ब करने होंगे तो वो भी यहीं पर रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं, सॉल्ट्स भी, ठीक है।
और इसके अलावा जो वेस्ट रहेगा उसको आगे पास ऑन कर दिया जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। कलेक्टिंग डक्ट में फिर जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उसको बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट हेमोडायलिसिस की बात करते हैं। हेमोडायलिसिस क्या होता है, यानी कि जो ब्लड की फिल्ट्रेशन है उसी को हम हेमोडायलिसिस कहते हैं। लेकिन ये जो हेमोडायलिसिस है ये कब की जाएगी, जब किसी पर्सन की किडनीज जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं करती हैं या किडनी फेल हो जाती है, तब उस पर्सन को हेमोडायलिसिस पे रखा जाता है। दैट मीन्स उसको आर्टिफिशियल मेथड से उसकी बॉडी से वेस्ट सब्सटेंसेस को रिमूव किया जाएगा, यानी कि उसके ब्लड को फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, हेमोडायलिसिस इज एन आर्टिफिशियल मेथड ऑफ रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। जब ब्लड से वेस्ट प्रोडक्ट्स को रिमूव किया जाता है आर्टिफिशियली, ठीक है, तब हम उस प्रोसेस को हेमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, इसकी प्रोसेस क्या है हेमोडायलिसिस की। इस प्रोसेस में क्या होता है, पेशेंट की एक आर्टरी से ब्लड को लिया जाता है, ठीक है, फिर आर्टिफिशियल किडनी में भेजा जाता है, यानी कि एक डायलिसिस मशीन होती है, वहाँ पे उस ब्लड को भेजा जाता है। उस डायलिसिस मशीन में कॉइल्ड ट्यूब्स रहती है जो कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसा काम करती है। ठीक है, और ये डायलिसिस फ्लूइड जो है वो ट्यूब्स के सराउंड बन जाता है। इसी डायलिसिस फ्लूइड में जो यूरिया है, एक्सेस सॉल्ट है, वाटर है, ये डिफ्यूज़ हो जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें चला जाता है जो भी यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और वाटर है उस डायलिसिस फ्लूइड में चला जाता है। ये डायलिसिस फ्लूइड कहाँ पर है, ट्यूब्स के सराउंडिंग्स में डायलिसिस फ्लूइड है, उसी में ये यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और वाटर जो है वो क्या हो गया, एड ऑन हो गया, डिफ्यूज़ होके उसके उसमें घुस गया। ठीक है, अब जो प्योरीफाई ब्लड है, अब ब्लड में से यूरिया, एक्सेस सॉल्ट और वाटर तो निकल गए, है ना। अब जो प्योरीफाई ब्लड है उसको वेन के थ्रू पेशेंट में वापस भेज दिया जाता है। नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स भी क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं, है ना। तो plants do not have a specialized excretory system like animals, but they still remove waste products formed during metabolism using simple method. अब plants के पास तो हमारी तरह एनिमल्स की तरह कोई एक्सक्रीटरी सिस्टम है नहीं, है ना। तो वेस्ट प्रोडक्ट तो वो भी बनाते हैं, दैट मीन्स उनको भी वेस्ट रिमूव करना है ना। केमिकल प्रोसेस तो उनकी भी चलती हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस उनकी भी चलती हैं, तो वो भी वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव करेंगे। और वो कैसे रिमूव करते हैं, वो बहुत सिंपल मेथड से अपने वेस्ट को रिमूव करते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये जान लेते हैं वो किस तरीके के वेस्ट बनाते हैं। प्लांट्स जो हैं वो 3 टाइप्स ऑफ वेस्ट बनाते हैं, गैशियस, लिक्विड और सॉलिड वेस्ट। गैशियस वेस्ट में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है, लिक्विड वेस्ट में वाटर आ जाता है, और सॉलिड वेस्ट में रेजिन्स, गम, लेटेक्स, टेनेंस और एल्कलॉइड्स, ये सब सब्सटेंसेस आ जाते हैं। ठीक है, अब मेथड्स ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स क्या है, मतलब एक्सक्रीशन होता कैसे है प्लांट्स में। तो सबसे पहले बात करते हैं गैशियस वेस्ट की, कि गैशियस वेस्ट कैसे रिमूव होता है बॉडी से प्लांट की। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज थ्रू स्टोमेटा इन लीव्स एंड लेंटिसेल्स इन स्टेम्स। प्लांट्स में क्या होता है, ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस से बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन से बनती है। इन दोनों का ही क्या किया जाता है, डिफ्यूजन किया जाता है, यानी कि प्लांट की बॉडी से बाहर भेजी जाती हैं। कैसे, स्टोमेटा की हेल्प से, जो लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट्स होते हैं उनके थ्रू। और लेंटिसेल्स मैंने आपको बताया था, स्टेम्स में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे आइज जैसा बन जाता है, स्टेम्स में ऐसे छोटे छोटे होल्स बन जाते हैं, पोर्स बन जाते हैं, उसी के थ्रू क्या होता है, उन्हीं को लेंटिसेल्स बोलते हैं, और उन्हीं के थ्रू डिफ्यूजन भी होता है गैसेस का। नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन से क्या होता है, जो भी एक्स्ट्रा वाटर है, एक्सेस वाटर है, उसको रिमूव किया जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, है ना। और ये प्रोसेस भी स्टोमेटा के थ्रू ही होती है। ट्रांसपिरेशन से कूलिंग इफेक्ट भी आता है और मिनरल्स भी ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसके अलावा स्टोरेज ऑफ वेस्ट, वेस्ट की स्टोरेज की जाती है, उसके बाद उनको फॉल ऑफ करा दिया जाता है। ठीक है, जैसे कि वेस्ट स्टोर हो जाता है लीव्स में, बार्क में, फ्रूट्स में। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, जो वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं उनकी बॉडी के लिए जो वेस्ट होते हैं उनको वो क्या कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, अब गैशियस और वाटर का लिक्विड वेस्ट तो उन्होंने बॉडी से रिमूव कर दिए, है ना। लेकिन जो सॉलिड वेस्ट है उसको रिमूव करने के लिए ये क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं, और स्टोर करने के बाद जिसमें उन्होंने स्टोर किया उसको फॉल ऑफ करा देते हैं। जैसे कि लीव्स में
वेस्ट सब्सटेंसेस पहले स्टोर हो जाते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, बॉडी से रिमूव कर देते हैं, शेड कर देते हैं लीव्स को। सेम एज चीज बार्क में भी जो उनका वेस्ट सब्सटेंस है वो स्टोर हो जाता है, वो शेड हो जाता है। फ्रूट्स में उनका जो वेस्ट सब्सटेंस है वो स्टोर हो जाता है, फिर वो फ्रूट्स को शेड कर देते हैं, ठीक है, मतलब फॉल ऑफ करा देते हैं इन पार्ट्स को ये। अब ये जो वेस्ट है ये प्लांट्स के लिए तो वेस्ट है, लेकिन हमारे लिए तो यूजफुल होती हैं चीज़ें। इसके अलावा कुछ वो सेक्रेशन की फॉर्म में भी प्लांट्स क्या करते हैं, वेस्ट जनरेट करते हैं, जैसे कि रेजिन्स और गम्स की फॉर्म में, लेटेक्स की फॉर्म में, ऑयल्स की फॉर्म में, ठीक है। तो कुछ सेक्रेशन की फॉर्म में भी वो वेस्ट को क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। नेक्स्ट, डिपोजिशन इन ओल्ड टिश्यूज। इसके अलावा वो वेस्ट को ओल्ड टिश्यूज में डिपॉजिट कर देते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, जो उनके ओल्ड टिश्यूज है उनमें भी वो डिपॉजिट कर देते हैं कि वेस्ट को, कि तुम यहाँ पे रहो, ठीक है। जैसे कि हार्टवुड और ओल्ड जाइलम होता है, उसमें वो डिपॉजिट कर देते हैं अपने वेस्ट को। इसके अलावा सॉइल में भी वो एक्सक्रीट करते हैं अपना वेस्ट रूट्स की हेल्प से। तो रूट्स जो हैं वो कैसे एक्सक्रीट करती हैं, वो सॉइल में वेस्ट को एक्सक्रीट करती हैं। ये आपको कुछ पिक्चर्स में दिखाया है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट जो है वो प्लांट्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे गैशियस वेस्ट बॉडी से रिमूव हो रहा है प्लांट्स की स्टोमेटा की हेल्प से। यहाँ पे ट्रांसपिरेशन की हेल्प से लिक्विड वेस्ट जो है वो रिमूव हो रहा है। सॉलिड वेस्ट रिमूव हो रहा है लीव्स जो है उनके ऊपर, है ना। और इस तरीके से गम्स और रेजिन्स के फॉर्म में सेक्रेशंस जो हैं वो भी बॉडी से रिमूव हो रही हैं प्लांट्स की।